क्वेश्चन नंबर 1, आधुनिक भौगोलिक चिंतन का इतिहास मुख्यतः यूरोपीय चिंतन के विकास के प्रभाव की कहानी है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, आधुनिक भौगोलिक चिंतन का इतिहास मुख्यतः यूरोपीय चिंतन के विकास के प्रभाव की कहानी है। इसकी जड़ें प्राचीन यूनानी ग्रीक चिंतन से सीधे रूप से जुड़ी है। यूनानी भूगोलवेत्ताओं जैसे हेरोडोटस, इरेटोस्थनीज व टॉलेमी ने भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हेरोडोटस इतिहास के जनक के साथ साथ भूगोल के ऐतिहासिक रूप के भी जन्मदाता हैं। तो इरेटोस्थनीज ने ज्योग्राफी शब्द सृजित किया और व्यवस्थित भूगोल के पिता कहलाए। टॉलेमी ने खगोलीय और गणितीय भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो रोमन भूगोलवेत्ता स्ट्रैबो ने भूगोल की परिभाषा देते हुए प्रादेशिक भूगोल का विकास किया। उन्होंने जनसंख्या अध्ययन, भौतिक भूगोल और भूगोल के विभिन्न पक्षों का वर्णन किया। उस समय संचार एवं परिवहन साधनों की कमी, यंत्रों आदि के अभाव के बावजूद इस विद्वानों ने भूगोल में जो खोजें की अब भी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, क्योंकि इन्हें ही आधार मानकर आगे भूगोल का विकास हुआ। अन्य यूरोपीय देशों के भूगोलवेत्ताओं से भूगोल के विभिन्न पक्षों के अध्ययन वर्णन में इस यूनानी व रोमन भूगोलवेत्ताओं के ग्रंथों से अच्छी रुचि जागृत हुई है। इसका अनुसरण करने पर ही आज भूगोल एक संगठित विज्ञान के रूप में उभरकर सामने आया है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला है एल्सवर्थ हंटिंगटन, दूसरा है ईशा बोवेन। सबसे पहले देखेंगे एल्सवर्थ हंटिंगटन। हंटिंगटन एक प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक, भूगोलवेत्ता व जलवायु वैज्ञानिक था। हंटिंगटन एक प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक, भूगोलवेत्ता व जलवायु वैज्ञानिक था। वो नियतवादी विचारधारा, इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म प्रबल समर्थक तथा वातावरणीय निश्चयवाद प्रबल समर्थक था। हंटिंगटन के अनुसार सूर्य की स्थिति के कारण ही जलवायु में परिवर्तन होता है, जिसका प्रभाव सांस्कृतिक कारणों पर पड़ता है। हंटिंगटन की नियुक्ति 1907 में येल विश्वविद्यालय में भूविज्ञान के व्याख्याता के पद पर हुई। इनकी प्रमुख पुस्तकें इस प्रकार से हैं। पहला है एशिया का स्पंदन, दूसरा है पैलेस्टाइन एवं उसका रूपांतरण, तीसरा है सभ्यता एवं जलवायु, चौथा है मानव भूगोल के सिद्धांत, पांचवा है मानव प्रजातियों के लक्षण, छठा है मानव आवास, सातवां है आर्थिक एवं सामाजिक भूगोल, आठवां है सभ्यता के प्रधान स्रोत। दूसरा है ईशा बोवेन। अपने जीवन काल में एंडीज पर्वत के क्षेत्र का भ्रमण किया तथा उसके आधार पर एक शोध पत्र द जियोग्राफी ऑफ द सेंट्रल एंडीज पुस्तक किया। बोवेन प्रारंभिक काल में निश्चयवादी था, लेकिन बाद में संभववाद का प्रबल समर्थक हो गया। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं इस प्रकार से, पहला है द न्यू वर्ल्ड राजनीतिक भूगोल की समस्याएं, दूसरा है आटाकामा की मरुस्थलीय पदचिन्ह, तीसरा है अंतरराष्ट्रीय संबंध, चौथा है अग्रिम अंचल, पांचवा है भूमि आवास की सीमाएं। क्वेश्चन नंबर 10, थॉमस ग्रिफिथ टेलर की विचारधारा स्पष्ट कीजिए। थॉमस ग्रिफिथ टेलर यह नियतवादी विचारधारा का समर्थक था, लेकिन इसने नियतवादी को वैज्ञानिक निश्चयवाद कहा। इसने इस विचारधारा को नव निश्चयवाद, रुको व जाओ निश्चयवाद भी कहा। टेलर के अनुसार मानव ट्रैफिक पुलिस की तरह कार्य करता है, अर्थात मानव वाहनों की गति कम या अधिक तो कर सकता है, परंतु उसकी दिशा को नहीं बदल सकता। टेलर ने प्रजातियों के प्रवास से संबंधित विचारधाराएं प्रस्तुत की थी। टेलर ने प्रवास कटिबंध सिद्धांत या कटिबंध स्थिर सिद्धांत या जोन स्टीरिया थ्योरी कहा। टेलर के अनुसार न तो प्राकृतिक शक्तियां पूर्णतः नियतकारी हैं और न ही मानव प्रकृति का विजेता है। टेलर ने 1907 में अपनी पुस्तक आवर यूलिंग
सिविलाइजेशन में भूशांति की विचारधारा प्रस्तुत की। इनकी प्रमुख पुस्तकें इस प्रकार से हैं। पहला है 20वीं शताब्दी में भूगोल, दूसरा है प्रजातीय भूगोल, तीसरा है नगरीय भूगोल, चौथा है जनसंख्या भूगोल पर निबंध, पांचवा है कनाडा की जलवायु, छठा है वातावरण प्रजाति तथा प्रवास, सातवां है ऑस्ट्रेलिया भौतिक एवं आर्थिक, आठवां है संस्कृत भूगोल जो कि 4 खंडों में विभाजित है। पहला है प्रजाति, दूसरा है राष्ट्र, तीसरा है नगर, चौथा है सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 11, प्रमुख जर्मन भूगोल वेत्ताओं पर लेख लिखिए। प्रमुख जर्मन भूगोल वेत्ता पहले हैं रिस्टोफेन 1833 से 1905। रिथोफेन के ग्रंथ, पहला है चीन का भूगोल, दूसरा है चीन का मानचित्र, तीसरा है आर्थिक एवं खनिज भूगोल, चौथा है स्थलाकृतिक भूगोल, पांचवा है प्रादेशिक भूगोल को कोरोलॉजी कहा। सर्वप्रथम फ्योर्ड तट तथा रिया तट के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा अल्फ्रेड हेटनर, इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन सी हैं? पहला है भूगोल का विधितंत्र, दूसरा यूरोप का प्रादेशिक भूगोल, तीसरा है रूस का भूगोल। तीसरे देखिए अल्ब्रेस्ट पेंग 1858 से 1945। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं, पहला है हिमालय में आल्पस, दूसरा है महाद्वीप आकृतिक वैज्ञानिक, चौथा देखिए वाटर टैंक 1888 से 1923। डेविस के अपरदन चक्र की आलोचना कर पेंक ने अपरदन चक्र की 5 दशाएं बताई। क्वेश्चन नंबर 12, वान थूनेन का कृषि वलय सिद्धांत बताइए। वान थूनेन का कृषि वलय सिद्धांत। वान थूनेन ने कृषि के स्थानीयकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कोई भी कृषक वही फसल उत्पन्न करता है जिससे उसे सर्वाधिक लाभ होता है। किसी नगर के चारों ओर कृषि फसलों का स्थानीयकरण संकेंद्रीय वृत्तखंडों के रूप में होगा। प्रथम वलय में साग, दुग्ध, द्वितीय में ईंधन लकड़ी का उत्पादन, तृतीय में खाद्यान्न उत्पादन बिना प्रति भूमि छोड़े, चतुर्थ में खाद्यान्न प्रति भूमि छोड़कर और पंचम वलय में चारागाह होगा। वान थूनेन ने परिवहन लागत को बहुत अधिक महत्व दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला है वेबर का उद्योग अवस्थिति सिद्धांत, दूसरा है क्रिस्टालर का केंद्रीय स्थिति सिद्धांत, तीसरा है लैंडसॉफ्ट का अध्ययन। सबसे पहले देखेंगे वेबर का उद्योग और स्थिति सिद्धांत। अल्फ्रेड वेबर जर्मन अर्थशास्त्री था। 1909 में उसने उद्योग की और स्थिति का सिद्धांत प्रतिपादित किया। वेबर ने किसी उद्योग की स्थापना में परिवहन लागत, श्रम एकत्रीकरण के प्रभाव को प्रदर्शित किया। दूसरा क्रिस्टालर के केंद्रीय स्थिति सिद्धांत। वाल्टर क्रिस्टालर आर्थिक भूगोल वेत्ता था। उसने नगरों व व्यापारिक केंद्रों पर परिवहन, पारस्परिक क्रिया तथा मध्यवर्ती अवसर के प्रभाव और उनके परिणामों का विश्लेषण किया है। तीसरा है लैंडसॉफ्ट का अध्ययन। जर्मनी विचारधारा के अनुसार भूगोल वो विज्ञान है जिसमें लैंडसॉफ्ट का अध्ययन होता है। लैंडसॉफ्ट जर्मन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है दृश्य प्रदेश व प्रदेश की विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 14, भूगोल की शाखाओं का विशेषीकरण कीजिए। भूगोल की शाखाओं का विशेषीकरण। 18वीं सदी में ही कांट ने भूगोल की शाखाओं का वर्गीकरण कर दिया था। 19वीं सदी में रिटर व हम्बोल्ट ने इसको और अधिक स्पष्ट किया। साथ ही उन्होंने इसका विशेषीकरण करना भी प्रारंभ किया। 20वीं सदी के मध्य से इस दिशा में विशेष कार्य किया गया। भूगोल की शाखाओं का विशेषीकरण इस प्रकार किया गया कि प्रत्येक शाखा एक स्वतंत्र विज्ञान भी हो गई, जैसे जलवायु विज्ञान, मृदा विज्ञान, भूभौतिकी, भूगणित, स्वास्थ्य भूगोल, कृषि भूगोल, परिवहन भूगोल, सैन्य भूगोल, आचरण भूगोल, वाणिज्य भूगोल आदि। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। पहला है इरेटोस्थनीज, दूसरा है पार्कस। देखिए इरेटोस्थनीज का जन्म यूनानी बस्ती सिरिन में 276 ईस्वी पूर्व में हुआ था। एथेंस में शिक्षा पूरी करने के बाद इन्हें मिस्र के शासक टालमी यूरेट्स ने सिकंदरिया के पुस्तकालय का अध्यक्ष नियुक्त किया। उस काल में यह पद शिक्षा जगत का सर्वोच्च पद माना जाता था। इन्होंने पहली बार ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया और अपनी पुस्तक का नाम जियोग्राफिया रखा। इरेटोस्थनीज के अनुसार पृथ्वी की आकृति गोलार्ध स्फीयर है।
तथा वो ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है। इसके चारों ओर खगोलीय पिंड 24 घंटे चक्कर लगाती है। इन्होंने नोमोन की सहायता से विषुवत रेखा की काफी हद तक सही लंबाई ज्ञात की, अर्थात पृथ्वी की परत या इसके आकार को मापा। महत्वपूर्ण यह है कि ये गणना अनुमान आधारित नहीं थी, बल्कि इसका आधार ज्यामिति आधारित वैज्ञानिक विधि थी। इसके अलावा उन्होंने पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरी भी निश्चित करने का प्रयास किया था, जिसका परिणाम यथार्थ के निकट है। इन्होंने विभिन्न अक्षांशों और देशांतरों को निश्चित करने का प्रयास किया। उपरोक्त योगदान के कारण इन्हें सिस्टमेटिक भूगोल का पिता अथवा वैज्ञानिक भूगोल का पिता या कई बार भूगोल का पिता भी कहा जाता है। अक्षांश देशांतरों के मापन के कारण इन्हें भूगणित जियोडेसी का पिता भी कहा जाता है। इरेटोस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक एक्यूमेन अर्थात वास योग्य रहने लायक विश्व का वर्णन प्रस्तुत किया। इसके द्वारा ज्ञात विश्व को एशिया, यूरोप और लीबिया, अफ्रीका में विभाजित किया गया। इसके अलावा गर्मी के आधार पर पृथ्वी को 5 कटिबंधों में बांटा, एक उष्णकटिबंधीय, 2 शीतोष्णकटिबंधीय, 2 शीतकटिबंधीय। दूसरा देखिए हिपार्कस को सिकंदरिया के पुस्तकालय के अध्यक्ष पद पर इरेटोस्थनीज के निधन के बाद नियुक्त हुए। ये मूलतः खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। इन्होंने एक वृत्त को 360 हिस्सों में विभाजित किया, जो असीरियाई गणित से प्रभावित था, लेकिन यूनानी ज्ञान में पहली बार था। इन्हें खगोल शास्त्र का पिता कहा जाता है। निकोलस कोपरनिकस को आधुनिक खगोलकी का पिता कहते हैं। कुछ लोग गैलीलियो गैलीली को भी खगोलकी का पिता कहते हैं। त्रिकोणमितिक सारणियों की गणना सर्वप्रथम इन्होंने ही की थी, जिसके कारण इन्हें त्रिकोणमिति का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने पृथ्वी को अक्षांशों के आधार पर क्लाइमेटा, अक्षांश आधारित जलवायु पेटियों अथवा दिन की सबसे अधिक लंबाई वाला अक्षांश अथवा आज की भाषा में कर्क रेखा एवं मकर के अक्षांश का मापन में विभाजित किया गया। इन्होंने इसका मापन 23 डिग्री 4 बताया, जो कि काफी सटीक है। पृथ्वी की वक्राकार सतह 3D को समतल सतह 2D पर प्रदर्शित करने की समस्या से जूझने वाले भी ये पहले विद्वान थे, अर्थात मानचित्र प्रक्षेप की संकल्पना के खोजकर्ता थे। इन्होंने लंब रेखीय तथा त्रिविमीय 2 प्रकार के प्रक्षेपों का विवरण किया। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। हेरोडोटस और प्लेटो। सबसे पहले देखेंगे हेरोडोटस। ये कौन है? हेरोडोटस इतिहासकार थे और इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, जो उपाधि इन्हें सिसरो ने दी थी। हेरोडोटस का जन्म हेलिकार्नेसस में 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में हुआ था, लेकिन मुख्यतः वो हेलेनिक संस्कृति के केंद्र एथेंस नगर में थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्ट्री व हिस्टोरियाई है। इन्होंने क्या किया? इसमें इन्होंने यूनानी पार्शियाई युद्धों, ग्रीको पार्शियन का विवरण प्रस्तुत किया। इसी पुस्तक में इनके भौगोलिक विवरण भी शामिल हैं। स्वयं हेरोडोटस ने पश्चिम में इटली की यात्रा की और पूर्व में मारमरा तथा बॉस्फोरस जलसंधियों से होकर युगजाइन सागर, काला सागर पार करते हुए रूसी स्टेप प्रदेश तक पहुंचे। पूर्व की ओर वह पार्शियन साम्राज्य में पहुंचे और दक्षिण की ओर उन्होंने मिस्र की यात्राएं कई बार की। हेरोडोटस प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने कैस्पियन सागर को आर्कटिक सागर माना। इनसे पहले एनर्जीमेंडर और लिकेटियस ने इसे बाहरी विशाल समुद्र से जुड़ा हुआ माना था। हेरोडोटस ने नील की घाटी और विशेषकर इसके डेल्टा के निर्माण का विवरण करते हुए लिखा कि इसका निर्माण इथियोपिया से नदी द्वारा लाई गई गाद और मृत्तिका से हुआ। इन्होंने ही इसके लिए सर्वप्रथम डेल्टा शब्द प्रस्तावित किया। इन्होंने ईस्टर नदी डेन्यूब को विश्व की सबसे बड़ी नदी मानी। हेरोडोटस का नाम अरब भूगोलवेत्ता अल-वसूदी को अरब का हेरोदोटस कहा जाता है। दूसरा है प्लेटो। प्लेटो कौन है? प्लेटो प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक थे। वे निगमनात्मक तर्क पद्धति डिडक्टिव रीजनिंग के प्रणेता थे और उनका मानना था कि पार्थिव चीजें एक आदर्श प्रत्यय जगत
आइडियाज की खराब नकल कॉपी मात्र है। प्लेटो ने प्राचीन यूनानी शहर एटिका की उर्वर मृदा के क्षण का विवरण प्रस्तुत किया और व्याख्या की कि किस तरह चीजें अपने आदर्श रूप से विकृत हो जाती हैं। प्लेटो ने अटलांटिक की कथा के बारे में बताया कि प्राचीन यूनानी सभ्यता पर किसी पश्चिमी अधिक विकसित सभ्यता द्वारा आक्रमण किया गया था। यूनानी सेना की विजय हुई और इसके ठीक बाद ही आक्रमणकारियों का मूल स्थान एक भयावह भूकंप में समुद्र में डूब गया। प्लेटो संभवतः पहले यूनानी दार्शनिक थे। उन्होंने ये घोषित किया कि पृथ्वी एक गोलार्धीय पिंड है और ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। हालांकि यह अनुमान लगाया जाता है कि 6वीं सदी ईस्वी पूर्व में पाइथागोरस सबसे पहले ऐसे दार्शनिक थे जो इस मत के समर्थक रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने आकाशीय पिंडों की वृत्ताकार गति के कुछ नियम विकसित किए थे और उनके शिष्य पार्मेनाइडीज ने भी इन नियमों का प्रयोग गोल पृथ्वी से किए जाने वाले प्रेक्षणों के संदर्भ में किया।